हेलो। आज हम पढ़ने वाले हैं जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव होता क्या है? जेड जेड इफेक्टिव का मतलब होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब जो ये हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो होता है, इसको समझने के लिए हम एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारे पास कोई भी एटम है, ये हमारे पास क्या न्यूक्लियस। सपोज करो ये एग्जांपल है सोडियम का। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281। तो इसके पहले वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन और तीसरे वाले में 1 इलेक्ट्रॉन। अब जेड इफेक्टिव में क्या होता है, जो हमारा जेड इफेक्टिव है इसमें क्या होता है, हमारा जो आउटर मोस्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से कितना चार्ज फील कर रहा है, कितना अट्रैक्शन फील कर रहा है, उसे हम बोलते हैं जेड इफेक्टिव। तो एक्चुअल में हमारे पास सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है और सोडियम के पास 11 ही क्या है, प्रोटॉन है। यानी कि हम ऐसे बोल सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन के लिए एक प्रोटॉन में अट्रैक्शन फील करा है। बट इस केस में क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने, यानी कि हमारे पास कुछ ना कुछ जो चार्ज है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। वो किसकी वजह से हो रहा है उसे हम देखें। ये हमारे पास आउटर मोस्ट सेल है। आउटर मोस्ट सेल को एक्सपीरियंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन फील कर रहा है, न्यूक्लियस। तो यहाँ से तो क्या हो रहा है, इसको अट्रैक्शन मिल रहा है। लेकिन जो इसके अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है ये क्या करते हैं, इसे धक्का मारते हैं। क्या करते हैं, इसे धक्का मारते हैं। तो एक्चुअल में जो हमारा जेड इफेक्टिव वो क्या होता है, एक्चुअल में होना चाहिए था जेड यानी कि प्रोटॉन के बराबर। बट ये जो इनर वाले इलेक्ट्रॉन है ये आउटर वाले सेल को क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, धक्का मार रहे हैं। तो यानी कि सिग्मा, इसको बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट का मतलब होता है कि आउटर मोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन को इनर वाले कितना धक्का मार रहे हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट को हम बोल सकते हैं फोर्स ऑफ रिपल्शन। और हमारा जो जेड इफेक्टिव है इसे हम क्या बोलेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दैट मीन हमारा जो आउटर मोस्ट वाला इलेक्ट्रॉन है कितने चार्ज से अट्रैक्ट हो रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं, जेड इफेक्टिव। तो जेड इफेक्टिव क्या आ गया, जेड माइनस सिग्मा। सिग्मा मींस शील्डिंग इफेक्ट। अब ये शील्डिंग इफेक्ट को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको हम देखते हैं। सिग्मा, अब हम सिग्मा को कैलकुलेट कैसे करें, कैलकुलेट द सिग्मा। सिग्मा को कैलकुलेट करने के लिए रूल दिया था, वो रूल दिया था स्लेटर ने। तो इसलिए इसका नाम हमने रख दिया स्लेटर रूल। क्या रख दिया, स्लेटर। अकॉर्डिंग टू स्लेटर इन्होंने बोला कि सबसे पहले हमारे पास जो भी एलिमेंट है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे 1s 2s 2p 3s 3p 4s एंड सो ऑन, जो भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है फिल कर देंगे। उसके बाद हमने पहले वाले सेल को हम एक बॉक्स में बंद करेंगे, दूसरे वाले को एक बॉक्स में बंद करेंगे, तीसरे वाले को एक बॉक्स में बंद करेंगे, चौथे वाले को एक बॉक्स में बंद करेंगे। उन्होंने बोला कि हमारे पास S और P सब सेल के लिए और D सब सेल के लिए उन्होंने अलग अलग शील्डिंग इफेक्ट की वैल्यूज बताई। उन्होंने बोला यदि हमारे पास इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिटल में, किसमें है, सेम ऑर्बिट में है, तो S और P इलेक्ट्रॉन वाले 0.35 से फील करेंगे, D वाला भी किससे करेगा, 0.35 से। यदि ये इनर है तो करेगा 0.85 से, ये वाला करेगा D ऑर्बिटल 1 से। और ज्यादा इनर है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, इसकी अगेन वैल्यू हो जाएगी 1। कैलकुलेट कैसे करते हैं एक एग्जांपल से देखते हैं। Let's as example with carbon.
क्या होता है 1s2 2s2 2p 2। अकॉर्डिंग टू स्लेटर इसको क्या करेंगे इस बॉक्स में बंद कर देंगे। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं सिग्मा को कैलकुलेट कर रहे हैं। सिग्मा को कैसे कैलकुलेट करेंगे, यानी कि कार्बन के इस वाले इलेक्ट्रॉन पर शील्डिंग इफेक्ट निकाल रहे हैं, यानी कि कितना धक्का मार रहा है, दैट मीन कितना शील्ड कर रहा है। तो हमारे पास आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है 4, लेकिन हम क्या कर रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल रहे हैं शील्डिंग इफेक्ट, यानी कि एक खुद इलेक्ट्रॉन खुद पे तो शील्ड करेगा नहीं, खुद पे तो धक्का लगाएगा नहीं, किस पे धक्का लगाएगा दूसरे पर धक्का लगाएगा ना। तो इसलिए हम कितने इलेक्ट्रॉन लेते हैं 3, क्योंकि जिस इलेक्ट्रॉन पर हम निकाल रहे हैं उसका शील्डिंग इफेक्ट नहीं लेते, क्योंकि ये खुद पर शील्ड करता ही नहीं है, धक्का लगाता नहीं है। तो 3 यदि आउटर मोस्ट सेल है तो कितने से करेगा 0.35 से, प्लस इनर वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, कितने से करेगा 0.85 से। तो सिग्मा की वैल्यू कितनी आ गई 5 3 9 10 1.05 ये आ गई 2.75। इसकी वैल्यू आ गई है हमारे पास सिग्मा। अब हमें क्या करना है जेड इफेक्टिव की वैल्यू निकालनी है। जेड इफेक्टिव क्या होता है जेड माइनस सिग्मा, जेड यानी कि एटॉमिक नंबर, जेड क्या होता है हमारा एटॉमिक नंबर, कार्बन के लिए जेड की वैल्यू कितनी होती है 6, शील्डिंग इफेक्ट 2.75, तो वैल्यू कितनी आ गई 3.25। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल देखा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, यानी कि Z बराबर क्या आ गया 7। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3। अब हम क्या निकाल रहे हैं शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट यानी कि हम सिग्मा को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो स्लेटर के अकॉर्डिंग इसको एक बॉक्स में बंद कर देना, इसको एक बॉक्स में बंद कर देना। आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 5, तो एक इलेक्ट्रॉन खुद पे तो शील्ड लगाएगा नहीं, तो कितने बचे 4, तो 4 × 0.35 प्लस 2 × 0.85, तो वैल्यू कितनी आ गई 4 5 20 14 1.40 प्लस 3.1। जेड इफेक्टिव की वैल्यू जेड माइनस सिग्मा, जेड की वैल्यू 7, सिग्मा की वैल्यू दिस, तो कितनी आ गई 3.9। हमारे पास कार्बन के लिए कितनी आई 3.25, नाइट्रोजन के कितनी लिए आई 3.90। इसको लिखिए कार्बन के लिए आई है 3.25, नाइट्रोजन के लिए आई है 3.9। ठीक है, नेक्स्ट हम निकालते हैं ऑक्सीजन के लिए। किसके लिए निकालते हैं ऑक्सीजन के लिए। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, यानी कि Z इक्वल टू क्या आ गया 8। ठीक है, 1s2 2s2 एंड 2p4। अगेन हमें क्या करना है शील्डिंग इफेक्ट निकालना है। तो आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 6, लेकिन हमें 6 लेने नहीं, हमें कितने लेने 5, तो 5 × 0.35, क्योंकि खुद पे शील्ड करता है। इनर वाले कितने 2, तो 2 × 0.85 मल्टीप्लाई करो, कितनी वैल्यू आ गई इसकी 5 7 6 13 2 और 3 3.35। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट करो, 8 में से 3.35 गए तो यानी कि 8 में से 3.35 गए तो हमारे पास कितना बचा 4.6। कितनी वैल्यू आ गई 4.65। ऐसे ही हमें निकालना है फ्लोरीन के लिए। तो हमारे पास ऑक्सीजन के लिए कितना आ गया 4.65। ऐसे हमें किसके लिए निकालना है फ्लोरीन के लिए। तो अगेन फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 9। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p5। अगेन क्या करना है इसको एक बॉक्स में बंद कर देना है, इसको एक बॉक्स में बंद कर देना है। ठीक है, सिग्मा निकालने के लिए आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन 7, तो 6 × 0.35 प्लस 2 × 0.85, कितनी वैल्यू आ गई
प्लस 1.70, वैल्यू कितनी आ गई? 3.80। सिग्मा की वैल्यू कैसे निकालेंगे? जेड इफेक्टिव किया 9 माइनस 3.80 कितना आ गया? 5.2। इसकी वैल्यू कितनी आ गई क्लोरीन की हमारे पास? 5.2। ठीक है, अब एक और हम एग्जांपल लेते हैं। हमने एग्जांपल लिया सल्फर। सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 16। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। कितने हो गए? 2 और 2 4 और 6 10 और 16। अगेन क्या करना है? इसको एक बॉक्स में, इसको एक बॉक्स में और इसको एक बॉक्स में बंद कर देना है। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? हम किसके लिए निकाल रहे हैं? सिग्मा आउटर मोस्ट वाले के, यानी कि 3s के लिए या 3p के लिए हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो अपना एक इलेक्ट्रॉन खुद पे तो शेयर करेगा, तो कितने बचे? 5 into 0.35 प्लस इनर वाला 2 है, कितने हैं? 8 into 0.85 प्लस इससे भी इनर वाला कौन है? 1 वाला। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। कितने शील्ड रखता है? 1 से। कैलकुलेट करो। 5 1.75 प्लस 3.60 प्लस 2, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 5 7.35। अब क्या करना है? हमें जेड इफेक्टिव निकालना है। जेड इफेक्टिव कैसे निकालेंगे? जेड माइनस सिग्मा। जेड की वैल्यू 16, सिग्मा की वैल्यू 7.35। इसको आपस में क्या कर देना है? सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आएगा? 8.65। ऐसे ही हम क्या करेंगे? ऐसे ही हम जेड इफेक्टिव की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। इसकी टाइप से हमें निकालना है सोडियम की, पोटेशियम की एंड रुबिडियम की। सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम के हम आउटर मोस्ट सेल के लिए जब हम शील्डिंग इफेक्ट को कैलकुलेट करने के बाद जेड इफेक्टिव कैलकुलेट करेंगे, तो उसकी वैल्यू भी 2.2 आएगी, इसकी वैल्यू भी 2.2 आएगी और इसकी वैल्यू भी 2.2 आएगी। तो इस डाटा के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि हम पीरियोडिक टेबल हम क्या कर रहे हैं? पीरियोडिक टेबल में जब लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो क्या हो रहा है? जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है। जेड इफेक्टिव का मतलब क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दैट मींस वी कैन से दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है। हम टॉप से बॉटम आ रहे हैं। टॉप से बॉटम में क्या हो रहा है? हमारे पास जो जेड इफेक्टिव है वो सेम। जेड इफेक्टिव क्या होता है? सेम है। ये हमने रिजल्ट निकाल लिया। ठीक है, जेड इफेक्टिव में कोई परेशानी? ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस का मीन क्या होता है? एटॉमिक रेडियस दैट मींस एटम की रेडियस, एटम की रेडियस। अब हमारे पास एटम क्या होता है? इसका न्यूक्लियस, यानी कि एटम के न्यूक्लियस से हमारे पास पेरिफेरी का डिस्टेंस क्या होता है? रेडियस। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है? आइसोलेटेड गैसेस एटम की हमारे पास रेडियस निकालना इम्पॉसिबल है। इसलिए हम हमेशा जो भी रेडियस निकालते हैं वो किसमें निकालते हैं? कंबाइंड स्टेट। किसमें निकालते हैं? कंबाइंड स्टेट में, यानी कि हम दो मॉलिक्यूल्स लेंगे, उन दोनों का क्या करेंगे? आपस में BPS के बीच का डिस्टेंस लेंगे, उससे हाफ करते हैं। तो
तो हमारे पास क्या आ जाएगी, रेडियस आ जाएगी। अब जो रेडियस है वो एक्चुअल रेडियस से छोटी भी आ सकती है, वो बड़ी भी आ सकती है। वो कैसे देखते हैं, हमारे पास जो एटॉमिक रेडियस है, वो एटॉमिक रेडियस हमारे पास तीन टाइप की है। पहली होती है हमारी कोवलेंट रेडियस, दूसरी होती है हमारी मेटालिक रेडियस, और तीसरी क्या होती है हमारी वैन डर वाल रेडियस। वैन डर वाल रेडियस, ठीक है। वन बाय वन हम एक एक करके देखते हैं। कि सबसे पहले आती है हमारे पास कि जो हमारी एटॉमिक रेडियस जो है उसमें हमारे पास फर्स्ट है कोवलेंट रेडियस। कोवलेंट रेडियस, आइसोलेटेड गैसेस एटम के लिए ही हम क्या निकालते हैं, रेडियस निकालते हैं। तो कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, हमारे पास एक एटम दूसरे एटम के साथ इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से बॉन्ड बनता है। इसका न्यूक्लियस ये है, इसका न्यूक्लियस ये है। इसके डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, दोनों के हमारे पास न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस एंड डिवाइडेड बाय, यानी कि हमारे पास आर ऑफ कोवलेंट जो आएगा वो कितना आएगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस यानी कि d बाय। अब एक्चुअल में जो हमारे पास ये d/2 है, यानी कि रेडियस जो आई आर ऑफ कोवलेंट, ये एक्चुअल रेडियस से तो कम है, क्योंकि इसका ये वाला पार्ट तो इसमें कंसीडर ही नहीं हुआ, ये वाला पार्ट तो इसमें कंसीडर नहीं हुआ। तो वी कैन से दैट जो आर कोवलेंट है वो क्या होती है, लेस देन होती है आर एक्चुअल, यानी कि एक्चुअल में रेडियस कितनी होनी चाहिए थी इसकी, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस। अब इन्होंने क्या करा, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, यानी कि ये वाला जो डिस्टेंस है वो इन्होंने क्या कर दिया, लीव कर दिया। नेक्स्ट आती है हमारी मेटालिक रेडियस। देखो मेटालिक रेडियस एक होता है ना मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड जो होता है वो मेटल मेटल के बीच का बॉन्ड होता है। इसका बॉन्ड होता है मेटल मेटल के बीच का बॉन्ड को बोलते हैं मेटालिक बॉन्ड। और उन मेटल मेटल के इंटरमीडिएट का जो डिस्टेंस होता है उसका डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, हमारे पास क्या रहेगी, मेटालिक रेडियस रहेगी। अब हम जब इसका डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, जो आर हमारे पास मेटालिक है, यानी कि मेटालिक की रेडियस, जो मेटालिक की रेडियस है वो आर एक्चुअल के इक्वल है, क्या अप्रोक्सीमेटली क्या है, वो इक्वल है। आप देखोगे जो हमारे पास मेटालिक बॉन्ड जो होते हैं उसके एलिमेंट जो होते हैं, एटम जो होते हैं बहुत पास पास होते हैं। एक्चुअल में जो रेडियस होती है वही किसकी होती है, मेटालिक रेडियस। नेक्स्ट आता है हमारे पास वैन डर वाल रेडियस। वैन डर वाल रेडियस, वैन डर वाल रेडियस में क्या होता है, हमारे पास जो वैन डर वाल रेडियस होती है इसमें क्या होता है, हमारे पास गैसेस जो एटम होते हैं वो काफी ज्यादा दूर दूर होते हैं। अब आइसोलेटेड गैसेस एटम के लिए रेडियस निकालना तो पॉसिबल नहीं है, उसमें क्या करते हैं, जो दूर दूर हमारे पास एटम्स हैं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस लेते हैं और डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं। तो ये क्या मानते हैं इसको, आर वैन डर वाल, इसे भी हम क्या मानते हैं, आर वैन डर वाल। और जो हमारे पास आर जो वैन डर वाल है वो बहुत बड़ी है, किससे, आर ऑफ एक्चुअल से, किससे बड़ी है वो, आर ऑफ एक्चुअल से, यानी कि एक्चुअल रेडियस से जो वैन डर वाल है वो तो बहुत बड़ी होगी। आर एक्चुअल कितनी होगी, ये हमारी क्या होगी, आर एक्चुअल, और ये इसमें क्या होगा, एडिशन होगा किसका, ये वाले डिस्टेंस का। तो हमारे पास जो वैन डर वाल रेडियस है वो किसके इक्वल है, अगर इस डिस्टेंस को मैं आर डैश मानूं तो किसके इक्वल है, आर वैन डर वाल आर एक्चुअल प्लस आर डैश। यानी कि अब हम तीनों रेडियाई का मैं कंपैरिजन करूं तो सबसे बड़ी रेडियाई कौन सी है हमारी, आर ऑफ वैन डर वाल, देन आर ऑफ मेटालिक, देन आर ऑफ कोवलेंट। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखना कि जो हमारे पास वैन डर वाल रेडियाई होती है वो सबसे बड़ी होती है। वैन डर वाल रेडियाई जो होती है हमारी नोबल गैसेस में मिलती है, और नोबल गैसेस कौन सी होती है हमारे पास, जो हमारे पास ग्रुप 18 होता है। ग्रुप 18 जो है इसको हम क्या बोलते हैं, नोबल गैसेस भी बोलते हैं। कौन कौन से एलिमेंट होते हैं,
यानी कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, रक्टम, जिनोन एंड रेड। ठीक है, अब हम बात करते हैं इन पीरियोडिक टेबल में इनकी कंपैरिजन कि किसकी रेडियस बड़ी है, किसकी रेडियस छोटी है। इन पीरियोडिक टेबल अभी थोड़ी देर पहले हमने जेड इफेक्टिव पढ़ा था, तो जेड इफेक्टिव में क्या होता है कि लेफ्ट से राइट जाते हैं तब हमारे पास क्या होता है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है। जेड इफेक्टिव का मतलब क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, इंक्रीज होता है। दैट मीन वी कैन से दैट हमारे पास ये सेल, इसमें ये इलेक्ट्रॉन का यदि जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है तो अंदर वाला न्यूक्लियस क्या है, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। जब अपनी तरफ खींचेगा तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इसका ये थोड़ा न्यूक्लियस की ओर चला जाएगा। न्यूक्लियस की ओर चला जाएगा तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा बढ़ेगा उतनी ही रेडियस क्या हो जाएगी, हमारी कम होती चली जाएगी। तो हम बोल सकते हैं कि हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा तो रेडियस क्या होगी, इंक्रीज होगी। एक हमारे पास फोर्स ऑफ रिपल्शन, रिपल्शन का मतलब धक्का मारना है। शीट जितना ज्यादा से शीट करेगा धक्का मारेगा, धक्का मारने से क्या होगा, रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस कम होगी और इसमें रेडियस क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो वी कैन से दैट लेफ्ट से राइट में जा रहे हैं किसमें, इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल लेफ्ट साइड जा रहे हैं, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो हमारे पास जो रेडियस है वो भी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इसमें हमारे पास पीरियड में क्या होता है, एन सेम यानी कि हमारे पास पीरियड क्या है, सेम। यदि हम ग्रुप की वाइज का बात करें टॉप से हम बॉटम आए, टॉप से बॉटम आने पर हमने देखा तो जेड इफेक्टिव क्या होता है, हमारे पास सेम होता है। और जेड इफेक्टिव जब सेम होता है तो हमारे पास रेडियस हम कह सकते हैं। लेकिन क्या होता है, ऊपर से नीचे आते हैं तो हमारा जो एनएस सेल है वो इंक्रीज होता है। एनएस सेल क्या होता है, इंक्रीज होता है। यानी कि पहले हमारे पास पहला सेल था, फिर हमारे पास दूसरा सेल, फिर हमारे पास तीसरा सेल, फिर हमारे पास चौथा सेल। जैसे जैसे सेल इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे क्या होगा, इनकी जो रेडियस है वो भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। मीन ऊपर से नीचे आएंगे तो रेडियस क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये हमारे पास क्या रिजल्ट है। लेफ्ट से राइट जाएंगे जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो रेडियस क्या होगी, कम होगी। टॉप से बॉटम आएंगे तो रेडियस क्या होगी, इंक्रीज होगी, बिकॉज एनएच सेल इंक्रीज हो रही है। तो पीरियड की रेडियस का डिक्रीज होने का रीजन क्या है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है। बट हम ग्रुप की बात करें उसमें जो रेडियस इंक्रीज होने का रीजन है वो क्या है, सेल हमारे पास इंक्रीज हो रहा है। ओके, हम एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास सेकेंडरी है, सेकेंडरी से लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। ठीक है, हमें पता है हम जब लेफ्ट से राइट जाते हैं तो जेड इफेक्टिव क्या होता है, इंक्रीज। और जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है तो रेडियस क्या होनी चाहिए, कम। तो सबसे ज्यादा किसकी होनी चाहिए, लिथियम की गन, बेरिलियम की गन, बोरॉन की गन, कार्बन की ऐसी होनी चाहिए। बट ये ट्रेंड होता है आपका गलत। क्यों गलत, इसलिए है आप एक चीज पर भूलिए, मैंने अभी आपको बताया था जो हमारे पास 18 ग्रुप के एलिमेंट होते हैं उन्हें हम कौन सी रेडियस होती है, वंडरबॉल रेडियस। और जो वंडरबॉल रेडियस होती है वो बहुत ज्यादा बड़ी होती है। तो हम बात करें नियॉन की, नियॉन की रेडियस क्या होगी, सबसे बड़ी कहाँ होगी, सबसे बड़ी। तो इस वाले एलिमेंट को खाते में कहाँ पर देना है, सबसे पहले कौन है, नियॉन। देन हमारे पास एज इट इज स्टैंड को हम लिखते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा पीरियड। अब हम बात करते हैं फर्स्ट ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप में क्या होगा,
टॉप से बॉटम आ रहे हैं, टॉप से बॉटम में एन सेल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, एन सेल इंक्रीज हो रहा है, तो रेडियस क्या होगी, इंक्रीज, इसकी बड़ी हो जाएगी। देन हम सेकंड ग्रुप की बात करें, बेटा मांगे कार स्कूटर बाबरा, अगेन ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ऊपर से नीचे आएंगे, एन सेल बढ़ेगा तो रेडियस क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब हम बात करते हैं बोरोन की, बैंगन, आलू, गाजर, इन है। इसमें क्या होता है, हमने अभी तक पढ़ा है, हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो एन सेल क्या होता है, इंक्रीज हो रहा है, यदि एन सेल इंक्रीज हो रहा है तो रेडियस बढ़ेगी, तो हम ट्रेंड क्या लगाएंगे, दिस। बट एक्चुअल में यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे पास एल्यूमिनियम और गैलियम, इन दोनों की रेडियाई में हमें कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। डी ऑर्बिटल की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से उसकी रेडियस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इस केस में हमें क्या देखने को मिलता है, जो हमारे पास एल्यूमिनियम और गैलियम है, इस केस में हमारे पास एल्यूमिनियम की रेडियाई बड़ी होती है। इसकी रेडियाई होती है हमारे पास 159 पिकोमीटर, इसकी रेडियाई होती है 160 पिकोमीटर, इसकी होती है 159 पिकोमीटर। वैसे तो ये बहुत छोटी रेडियस है, पिकोमीटर का मतलब क्या होता है, 1 पिकोमीटर बराबर 10 की पावर माइनस 12 मीटर होता है। तो ये रेडियस वैसे तो बहुत छोटी है, तो इसको हम अप्रॉक्सीमेटली सेम भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास बोरॉन के लिए क्या आएगा, पहले तो आएगा बोरॉन, बोरॉन के बाद कौन आएगा, गैलियम, देन एल्यूमिनियम, उसके बाद, ठीक है। अब देखो इसको याद करने के लिए A4 क्या होता है, आलू, और G4 क्या होता है, गाजर। आलू क्या होता है, मोटा होता है, गाजर क्या होता है, पतला होता है। तो आलू की रेडियस ज्यादा है इन कंपैरिजन टू गाजर, ठीक है। और हम बात करें ऑक्सीजन फैमिली की, ओल्ड स्टाइल से T4, अगेन टॉप से बॉटम आ रहे हैं, सेल बढ़ रहा है तो रेडियस क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगेन हम एल्यूमिनियम फैमिली की बात करें सिल्वर आ रहा है एंटी, अगेन टॉप से बॉटम आ रहे हैं तो एनएच सेल इंक्रीज हो रहे हैं, और एनएच सेल इंक्रीज हो रहे हैं तो रेडियस भी क्या होगी, इंक्रीज। तो इसकी रेडियस इनकी रेडियस, ओके। अब हम बात करते हैं हमारे पास 3D एलिमेंट्स। 3D एलिमेंट्स में क्या होता है हमारे पास, जैसे मतलब 3D एलिमेंट है स्कैंडियम, टाइटेनियम, गैलेरियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। ये हमारे पास क्या है, 3D एलिमेंट्स हैं। उसके बाद हम 4D एलिमेंट्स की बात करें, सेकेंड ईयर लाएंगे तीसरा हाफ बेनवा एक करोड़ों मोल वाला मन तक रे, फिर रूठा ओसामा, कौन रहेगा इरेगुलर, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, क्यों आगे आऊं, जिंदगी हमारा हो। अब क्या हो रहा है, हम अगेन टॉप से बॉटम आ रहे हैं, और टॉप से बॉटम आ रहे हैं तो हमारी रेडियस क्या होनी चाहिए, तो हमारे पास इस केस में तो रेडियस क्या होती है, इंक्रीज होती है। ये हमारा कौन सा ग्रुप होता है, थर्ड बी, ठीक है। अब क्या होता है हमारे पास, इसका एटॉमिक नंबर होता है 71, 57, इसका होता है 70, ठीक है। हमारे पास 58 से लेके और 71 कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास, 14 एलिमेंट्स हैं। ये क्या है हमारे पास, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, जिसे लैंथेनॉइड्स एलिमेंट भी बोलते हैं। अब क्या होगा, इस एटम के बाद हमारे पास ये एटम आ रहा है, तो यानी कि ऊपर से नीचे आएंगे तो हमारे पास रेडियस तो क्या होनी चाहिए, इंक्रीज ही होनी चाहिए, जो कि इंक्रीज हो रही है। बट इन केस यानी कि हम बात करें 4D और 5D,
4D और 5D की रेडियस जो होती है वो ऑलमोस्ट इक्वल होती है। ऑलमोस्ट इक्वल क्यों होती है? यहाँ पे क्या होता है, जो 58 से 71 तक के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ जाते हैं? एफ ब्लॉक। और हमारे पास जो शील्डिंग इफेक्ट का जो ऑर्डर होता है, जो हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट का जो ऑर्डर है वो किसका जाता है? एस का, देन बी का, देन बी का, देन एफ का। तो यानी कि पुअर शील्डिंग इफेक्ट किसका? एफ ब्लॉक का पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से इन दोनों की जो रेडियस है वो क्या हो जाती है? ऑलमोस्ट इक्वल हो जाती है। रीजन 4D और 5D की हमारे पास रेडियस क्या है? इक्वल। इसकी वजह से लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। और लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन हुआ क्यों है? पुअर शील्डिंग इफेक्ट किसका? एफ ब्लॉक। तो हम बोल सकते हैं ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो रेडियस जो है वो 4D और 5D की क्या हो जाती है? ऑलमोस्ट इक्वल। ऑलमोस्ट क्या हो जाती है? इक्वल हो जाती है। ठीक है। हमारे पास एल्यूमिनियम और गैलियम में क्या रीजन था? डी ऑर्बिटल का कॉन्ट्रैक्शन। बट हमारे पास ये जो सीरीज थी उसमें क्या रीजन है? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है? शील्डिंग इफेक्ट जो है वो पुअर होता है। इसका पुअर होता है एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स का। इसका होता है एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स। अब हमारे पास रेडियस का एक लास्ट टॉपिक बचता है, उसके बाद आपके रेडियस के सारे क्वेश्चंस करेंगे। अब हम बात करते हैं रेडियस ऑफ आयंस। रेडियस ऑफ आयंस की हम बात करें। सपोज करो हमारे पास कोई भी एक्स एलिमेंट है, इस एलिमेंट से एक इलेक्ट्रॉन गया तो हमारे पास क्या बना? पॉजिटिव चार्ज। यदि इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो हमारे पास क्या बना? नेगेटिव चार्ज। जैसे हम बात करते हैं अगेन, हमारे पास कोई भी एलिमेंट है एक्स, ठीक है, इसके पास 10 प्रोटॉन है और 10 क्या है? इलेक्ट्रॉन। अब क्या हो रहा है, हमारे पास जब 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन थे, जब आपस में क्या करते हैं? आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर रहे थे। प्रोटॉन पे कैसे क्या होता है? पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन पे कैसे क्या होता है? नेगेटिव। बट क्या करा मैंने, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। जब मैं एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दूंगा उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 9। और प्रोटॉन कितने हो गए? 10। प्रोटॉन कितने हो गए? 10। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 9। यानी कि प्रोटॉन बढ़ गया, दैट मींस पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। पॉजिटिव चार्ज बढ़ा यानी कि न्यूक्लियस पे क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज बढ़ा। तो न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो आउटर मोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? खींचेगा। दैट मींस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। दैट मींस वी कैन से दैट यदि एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ तो प्रोटॉन क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन कम हो गए। दैट मींस पॉजिटिव चार्ज तो बढ़ गया ना, तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ा तो हमारे पास क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा तो हमारे पास क्या होगा? जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा हमारे पास रेडियस क्या हो जाएगी? छोटी। रेडियस क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। इस केस में बात करते हैं एक इलेक्ट्रॉन इसमें लिया। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 11। प्रोटॉन आ गए कितने हैं? पहले हमारे पास 10 थे, अब क्या हो गए? 11 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन बढ़े यानी कि इलेक्ट्रॉन बढ़े, इलेक्ट्रॉन में क्या होगा? रिपल्शन होगा। और इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होगा तो हमारे पास फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यदि फोर्स ऑफ रिपल्शन बढ़ा दैट मींस अट्रैक्शन कम हुआ, और अट्रैक्शन कम हुआ तो जेड इफेक्टिव क्या होगा? और जेड इफेक्टिव कम हुआ दैट मींस अट्रैक्शन कम हुआ, और अट्रैक्शन कम हुआ तो क्या बढ़ गई? रेडियस बढ़ गई। ऐसे ही बोल सकते हैं रिपल्शन बढ़ा, अब क्या करेंगे? धक्का मारेंगे। धक्का मारने से क्या होगा? इनकी रेडियस बढ़ जाएगी। इज दैट क्लियर? एग्जांपल से देखते हैं हम। जैसे हमारे पास एग्जांपल है मैग्नीशियम +2 और एल्यूमिनियम +2। इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10 इलेक्ट्रॉन। इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने? 10 इलेक्ट्रॉन।
प्रोटॉन 12, इसके पास 13, दोनों के पास इलेक्ट्रॉन सेम है, इसके पास 12 प्रोटॉन है, इसके पास 13 प्रोटॉन है, इसके पास 12 है, इसके पास 13। पॉजिटिव चार्ज इसमें ज्यादा है, यदि इसमें पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो इसकी रेडियस क्या होगी, कम। तो इन दोनों का यदि मैं रेडियस का ऑर्डर लिखूं तो मैग्नीशियम प्लस 2 एल्यूमिनियम प्लस 3 में इसकी ज्यादा होगी मैग्नीशियम प्लस 2। एक और एग्जांपल देखते हैं, हमारे पास है N3 माइनस और O2 माइनस। अगेन इसके पास प्रोटॉन कितने 7, इसके पास प्रोटॉन कितने 3, इसके पास इलेक्ट्रॉन 10, इसके पास इलेक्ट्रॉन 10, दोनों के पास इलेक्ट्रॉन तो सेम है, हम क्या देखेंगे, प्रोटॉन्स देखेंगे। तो प्रोटॉन्स देखा, यहाँ पे 7 प्रोटॉन है, यहाँ पे क्या 8 प्रोटॉन है, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8 प्रोटॉन, दैट मींस पॉजिटिव चार्ज ज्यादा। इसके कंपैरिजन में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा यहाँ पे ज्यादा, और यदि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो हमारे पास जेड इफेक्टिव भी क्या होगा ज्यादा, और जेड इफेक्टिव ज्यादा तो रेडियस क्या हो जाएगी छोटी, रेडियस क्या हो जाएगी छोटी। इन दोनों एग्जांपल से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं। पहला इफ हम बात करें आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, इसकी बात कर रहे हैं आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का मतलब क्या होता है, ऐसी स्पीशीज जिनमें क्या हो हमारे पास इलेक्ट्रॉन सेम है। यदि इलेक्ट्रॉन सेम होंगे तो क्या होगा, जैसे जैसे हमारा नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, जैसे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे क्या है 2 आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो रेडियस भी क्या होगी इंक्रीज हो रही है, और जैसे जैसे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है रेडियस क्या होगी कम, रेडियस क्या होगी कम होगी। एक एग्जांपल से हम और देखते हैं, N3 माइनस O2 माइनस F माइनस Na प्लस Mg2 प्लस एल्यूमिनियम प्लस। देखो इन सारे एलिमेंट्स में क्या है हमारे पास प्रोटॉन काउंट करो, 7 8 9 11 12 13। इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो इसमें भी 10, 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 यानी कि हमारे पास कई सारी आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है। यदि आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं तो क्या होगा, हम देखेंगे नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो रेडियस कम होगी, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो रेडियस कम होगी, नेगेटिव चार्ज बढ़ा रेडियस कम होगी, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो रेडियस छोटी हो जाएगी। बट इसको हम इस केस में देखते हैं, और अगर हम इसे नॉर्मल मेथड से करें, देखो सबके पास इलेक्ट्रॉन्स तो क्या है 10 ही, अब हम क्या देखेंगे प्रोटॉन्स। जैसे जैसे प्रोटॉन्स का नंबर इंक्रीज हो रहा है, प्रोटॉन का नंबर इंक्रीज हो रहा है, दैट मींस पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, और पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है बढ़ रहा है। हम बोल सकते हैं पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव भी क्या होगा बढ़ेगा, और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो रेडियस क्या हो जाएगी कम। तो आपका जेड इफेक्टिव और रेडियस टॉपिक क्या हो जाता है खत्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।